हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस.डी. स्वामी पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपका जो प्रथम वर्ग हो रहा है उसका पेपर किस प्रकार से आएगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट शीट फर्स्ट, ये आपका जिस प्रकार से पहला टेस्ट होता है उसी प्रकार से ये टेस्ट होने जा रहा है और ये पेपर आपको स्माइल के माध्यम से जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कंटेंट मिलता था उसके आधार पर ये पेपर बनाया गया है। आइए देखते हैं। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी, यहाँ स्टूडेंट्स नेम आएगा, यहाँ आपको स्कूल का नेम लिखना है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश क्या है इनको पढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा। थर्ड देखिए, आफ्टर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, सभी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में स्वयं को सॉल्व करने हैं। द स्टूडेंट विल प्रोवाइड द सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर टू द क्लास टीचर बाय द प्रेस्क्राइब्ड डेट, और विद्यार्थियों को पेपर सॉल्व करने के बाद निर्धारित तिथि को आपको इसे कक्षा अध्यापक को सौंपना है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इससे पहले मैं चाहूँगा कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और उसके बाद आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक के प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन के चैप्टर्स के वीडियो मिलेंगे। उन्हें ओपन करके आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ए फॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन, फॉर्मल रिप्लाई लिखा जाता है। ये शॉर्ट कंपोजिशन में है और ये शॉर्ट कंपोजिशन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा। तो इनविटेशन में आपके फॉर्मल रिप्लाई है और इनफॉर्मल रिप्लाई दोनों दे रखे हैं। देखिए इसका आंसर देखिए, ए फॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन, फॉर्मल रिप्लाई लिखा जाता है। पहला ऑप्शन है थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, एंड डी ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। तो इसका राइट आंसर है थर्ड पर्सन। फॉर्मल रिप्लाई हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे एंड नेम आता है। फॉर्मल रिप्लाई में हम हमेशा थर्ड पर्सन का यूज करते हैं और इसका वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। और शॉर्ट कंपोजिशन का फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई का जो वीडियो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। सेकंड देखिए, एन इनफॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन, इनफॉर्मल रिप्लाई लिखा जाता है। देखिए ऑप्शन ए फर्स्ट पर्सन, बी सेकंड पर्सन, सी थर्ड पर्सन, डी है थर्ड एंड सेकंड पर्सन। देखिए इनफॉर्मल रिप्लाई हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में लिखा जाता है, जबकि इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही तरह से प्रिंट नहीं हुए हैं। इसमें ए और बी दोनों राइट है, जबकि इसका सही आंसर यहाँ पे थर्ड ये मिस प्रिंट हुआ है, इसकी जगह आता फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर होता डी, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। आपको यही इसका आंसर मानना है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी प्रोनाउन आते हैं और सेकंड पर्सन में यू प्रोनाउन आते हैं। तो इनफॉर्मल रिप्लाई में हम फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई, फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई में किसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ए है डे एंड डेट, दिन और दिनांक ये शामिल होता है। वेन्यू, स्थान भी शामिल होता है। नेम एंड डेजिग्नेशन ये भी शामिल होता है। सैल्यूटेशन टू द रेसिपिएंट, प्राप्त करने वाले का संबोधन इसमें नहीं लिखा जाता है। जैसे हम लिखते हैं डियर मोहन, डियर रमेश, तो वो फॉर्मल इनविटेशन में नहीं लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसमें देखिए आपके जो शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन थे वो शॉर्ट कंपोजिशन पर आधारित हैं और इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे लॉस्ट स्प्रिंग का जो चैप्टर है अपना सेकंड चैप्टर उस पर आधारित है। और
उसको मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके उसे रीड कर सकते हैं। और इस चैप्टर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई डिड साहेब्स फैमिली माइग्रेट टू इंडिया? साहेब की फैमिली ने इंडिया में प्रवास क्यों किया, या वो इंडिया में स्थानांतरित क्यों हुए? माइग्रेट यानी प्रवास करना या किसी दूसरे देश में स्थानांतरित होना। ऑप्शन देखिए, पहला है नो मनी, पैसे नहीं होने के कारण, एजुकेशन एंड इनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षा और बेरोजगारी के कारण, सेफ्टी, सुरक्षा के कारण, स्वीपिंग ऑफ होम्स एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स। ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि साहिब का जो घर था वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में था, उनके घरों को तूफान के द्वारा बहा दिया गया था, जिसके कारण साहिब की फैमिली इंडिया में माइग्रेट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द रेग पिकर्स रिमेन, रेग पिकर्स रहते हैं, रेग पिकर्स यानी कचरा बीनने वाले रहते हैं, सुलेस बिना जूतों के, विदाउट एजुकेशन बिना शिक्षा के, विथ टेटर्ड क्लोथेज फटे हुए कपड़ों के साथ, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी बातें सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी। 6 देखिए, गार्बेज टू देम इज, गार्बेज उनके लिए है, गार्बेज होता है कचरा, कचरा उनके लिए है। ये रेग पिकर्स, देम रेग पिकर्स के लिए आया यहाँ, तो रेग पिकर्स के लिए गार्बेज है। गोल्ड सोना, रेप्ड इन वंडर आश्चर्य में लिपटी कोई वस्तु, सी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, तो सी आंसर इसका राइट। 7th क्वेश्चन देखिए, साहेब वाज नॉट हैप्पी वर्किंग एट, साहेब काम करके खुश नहीं था, कहाँ पर? द हीप ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर पर, टी स्टॉल, टी स्टॉल पर, द फील्ड्स, खेतों में, नोवेयर, कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर है टी स्टॉल। वो टी स्टॉल पर काम करके खुश नहीं था, क्योंकि वहाँ जो कैनिस्टर था वो उठाने में उसको भारी लगता था, और पहले वो अपना खुद का मालिक था, वो चाहे जहाँ कचरा बीनता था और कचरे का जो बैग था उसे हल्का महसूस होता था, और अब वो स्वयं का मालिक नहीं रहा था, इसलिए टी स्टॉल पर काम करना साहिब को पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का जीवन जीने के लिए बच्चों को कौन फोर्स करते थे, उन पर कौन दबाव देते थे? एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण। ऑप्शन देखिए, ए ग्रीड, लालच, एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी, सी है पीयर्स, पीयर्स होते हैं साथ वाले समकक्ष व्यक्ति, डी है पेरेंट्स, माता पिता। तो इन बच्चों को शोषण का जीवन जीने के लिए उनके परिवार की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो उनको फोर्स करती थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू द बॉयज अपियर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी, इस कहानी में बच्चे किसके समान दिखाई देते थे? ऑप्शन देखिए, मॉर्निंग क्रोज, मॉर्निंग कौओं के समान, इवनिंग क्रोज, सी है मॉर्निंग बर्ड्स, और डी है इवनिंग बर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है सी, मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह के पक्षियों की तरह। सुबह जब वो गलियों में कचरा बीनने के लिए आते थे तो पक्षियों की तरह लगते थे, जैसे सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है, वैसे ही उनकी चहचहाट सुनाई देती थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के जो स्थानीय परिवार थे उनको नौकरी कौन देता था? एम्प्लॉयज होता है नौकरी देना। ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह है, बी है मर्चेंट्स, व्यापारी, सी है पॉलिटिशियंस, राजनेता, और डी है द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है डी, द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री फिरोजाबाद के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाती थी, उनको नौकरी देती थी, और फिरोजाबाद के लोग बैंगल्स बनाने का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, हु सेड दीज वर्ड्स, मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं जानता। हु सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे? ऑप्शन देखिए, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड लेडी, सविता और मुकेश। तो इसमें आई नो नथिंग एक्सेप्ट द बैंगल्स, तो इसमें ये वर्ड्स एन ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति ने कहे थे, जब उस महिला ने कहा था कि हमने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। उस समय इस वृद्ध व्यक्ति ने कहा था
कि हमने हमारे जीवन में कुछ नहीं देखा, ये चूड़ियाँ बनाने के सिवाय हमने हमारे जीवन में कुछ नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट। बच्चों की जो कार्य करने की जो स्थिति थी उनको बदतर कौन बनाता था? वर्स्ट होता है खराब या बदतर। इन द ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में बच्चों की जो कार्य करने की जो स्थिति थी उनको खराब कौन बनाता था, बदतर कौन करता था? देखिए ऑप्शन देखिए, हाई टेम्परेचर उच्च तापमान, डार्क डिंजी सेल्स अंधेरी और बदबू भरी कोठरियाँ, विदाउट लाइट एंड एयर बिना रोशनी के और बिना हवा के। सी देखिए, डेजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, चमकने वाली और चकाचौंध करने वाली वेल्डिंग लाइट। डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। ग्लास इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों को इन सब का सामना करना पड़ता था। हाई टेम्परेचर है, उनको डार्क और डिंजी अंधेरी और बदबू भरी कोठरियों में बिना लाइट और रोशनी के काम करना पड़ता था। वहाँ पर वेल्डिंग लाइट है, वो चकाचौंध करने वाली, चकराने वाली, चमकने वाली लाइट होती थी। ये सभी जो चीज़ें हैं उनकी कार्य करने की स्थिति को खराब कर देती थी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। कंपेल्स होता है मजबूर करना। कौन मजबूर करता था द वर्कर्स, काम करने वालों को, इन द बेंगल इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने के उद्योग में, और फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले उद्योग में लोगों को गरीबी में काम करने के लिए मजबूर कौन करता था? पॉवर्टी क्या होती है? गरीबी। देखिए ऑप्शन देखिए, कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, जाति और उनकी पूर्वजों की जो कार्य व्यवस्था थी उनके द्वारा वो मजबूर थे। कर्म थियरी एंड सोसाइटी, वो कर्म के सिद्धांत को मानते थे और समाज का जो नियम था उसको मानते थे। सी देखिए, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, नौकरशाह और राजनेता भी उनको काम करने के लिए मजबूर करते थे, उस शोषण के जाल में उनको फंसाए हुए रखते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी ए बी सी तीनों राइट है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 14 देखिए, व्हाट इज मुकेश ड्रीम, मुकेश का क्या स्वप्न था? तो इसका राइट आंसर है टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। हालांकि ये एक मिराज के समान था, मृग मृच्छिका के समान था, क्योंकि फिरोजाबाद की गलियों में जो धूल भरी गलियां थी और वहाँ के लोग चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे, लेकिन मुकेश का जो स्वप्न था इनसे हट कर के था, इसलिए इसको एक मिराज के समान माना गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उडुपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग। और इस चैप्टर में एक पैराग्राफ आता है जिसमें उडुपी का एक व्यक्ति है, वो किसके लिए प्रार्थना करता है? तो ए पेयर ऑफ ट्राउजर, ए पेयर ऑफ शूज, ए फ्यू फ्रेंड्स, एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी। तो इसका राइट आंसर है बी, ए पेयर ऑफ शूज। वो एक जोड़ी जूते के लिए गॉडेस से प्रार्थना करता है, प्रे करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द रेग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रेग पिकर्स के कोई पहचान नहीं है लेकिन उनके पास है, क्या है? परमिट्स, पासपोर्ट्स, राशन कार्ड्स। डी है लाइसेंस। तो उनके पास राशन कार्ड्स हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है लेकिन उनके पास सीमापुरी के जो लोग हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। सीमापुरी के जो लोग हैं उनके पास उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है लेकिन उनके पास राशन कार्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द फ्रेल वुमन इन मुकेश हाउस इज हिज। एक पतली महिला जो मुकेश के घर में थी वो है उसकी, वो मुकेश के क्या लगती है? ऑप्शन ए है मदर, बी है एल्डर ब्रदर्स वाइफ, सी है सिस्टर, डी है नीस। नीस होती है भतीजी। तो इसका राइट आंसर है बी, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमन्स सुहाग इज। एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होता है। ऑप्शन देखिए, ए बिंदी, बी सिंदूर, सी बेंगल्स, डी ऑल ऑफ दीज। हालांकि इस लॉस्ट स्प्रिंग का जो चैप्टर है उसमें केवल बेंगल्स का ही जिक्र किया हुआ है, लेकिन आपको इसको डी मानना है क्योंकि भारतीय महिला के सुहाग का जो प्रतीक होता है वो बिंदी भी होती है, सिंदूर भी होता है और बेंगल्स तीनों होते हैं। तो आपको इसका डी ऑप्शन राइट करना है।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार रेग पिकिंग हैज बिकम ओवर द ईयर्स, रेग पिकिंग बन चुका है ओवर द ईयर्स कई सालों से ए फाइन आर्ट एक अच्छी कला, प्रोफेशन व्यवसाय, ट्रेडिशन परंपरा, कल्चर संस्कृति। तो इसका राइट ऑप्शन है ए फाइन आर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, इस लॉस्ट स्प्रिंग का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो किसका प्रतीक है? ऑप्शन देखिए, ए लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, खिलते हुए बचपन के खो जाने का, ब्लूमिंग होता है खिलते हुए बचपन के खो जाने का प्रतीक है। बी है ऑटम सीजन का प्रतीक है, लॉस्ट मनी का प्रतीक है, और डी है लॉस्ट एज या लॉस्ट एज का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, ये लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ये खिलते हुए बचपन के खोने का प्रतीक है। तो ये हमने आपका जो प्रथम परख होगी उसका कैसा पेपर आएगा और इसको हमने सॉल्व कर लिया है, तो आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लें। आई होप हमने जो पढ़ा है ये आपके समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके आपकी क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के चैप्टर्स के वीडियो प्लेलिस्ट में ओपन करके उन्हें पढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में हमारे जो शॉर्ट कंपोजिशन के 3 क्वेश्चन आए हैं और बाकी जो हमारा सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके क्वेश्चंस हैं। इन दोनों के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको रीड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।